Hello and welcome to Synopsis. My name is Asirwad. We are discussing economic survey. इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होता है प्रीलिम्स में, उसमें आपसे एक से लेकर दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका ओरिएंटेशन इकोनॉमिक सर्वे से हो। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आप समझना। सबसे पहले जो स्कीम्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे किसी स्कीम के बारे में बात कर रहा है तो वो स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा, अगर कोई फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फैक्ट मतलब ऐसे समझ लो कि इंडिया का जो साउथ एशिया में हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो बांग्लादेश है, या फिर यूरोप में कौन सी कंट्री है, या रसिया और यूरोप में ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कहाँ करता है, यूएस और यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो तुम्हारी फैक्ट्स हो जाती हैं। फिर जो तुम्हारा लास्ट है वो है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि तुम्हारा जो जीडीपी है, तुम्हारा जो जीडीपी है वो पिछले 5 साल में कैसा बिहेव कर रहा है। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, राइट, साइज ऑफ इकोनॉमी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, राइट। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड इन द सेंस कि ग्राफ से आपको अंदाज लग जाना चाहिए कि जीडीपी पिछले 5 साल से किस फेज में बढ़ा है, यार इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या रहा है, राइट। सिमिलरली आपका इन्फ्लेशन क्या रहा है। तो ये सारी जो ट्रेंड्स है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये 3 पिलर पे तुम लोग अपना और इकोनॉमिक सर्वे को समझने की कोशिश करना। चैप्टर वाइज डिस्कशन होता है। उसके पहले एक बात तुम मुझे ही बता दो कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कौन सी मिनिस्ट्री, कहना गलत है क्या? नहीं, बता दो कौन सी मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। तो जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने वाली उसका नाम तो सबको पता है कि इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। बट डिपार्टमेंट को लेके याद रखना, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये आपका डिटरमाइन करता है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो जो चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमारे पास उसकी समरी है और हम लोग उसी समरी को डिस्कस करेंगे ताकि प्रीलिम्स के आपके सारे क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे से आए वो सॉल्व हो जाए। अब इकोनॉमी की बात करोगे ना, इकोनॉमी की बात करोगे तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले 2-3 सालों की चीजों के बारे में बात करता है। और तुमको याद करना होगा, एक बात अगर समझना चाहते हो तो वो समझना कि अभी किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करोगे, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी ने अभी रिसेंटली एक सेंचुरी में, मतलब दशकों में ऐसा एक शॉक होता है जो उसने फेस किया है कोविड के फॉर्म में, राइट। अब कोविड ने इतना बड़ा डिसरप्शन डाला सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे, बिहेवियर चेंज को प्रमोट किया कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक की फाउंडेशन है वो ऑलमोस्ट हिल चुकी है ग्लोबल लेवल पे। आप अपने नेबर में देखो तो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया जैसी भी कंट्री का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ गया है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीका में आपको अच्छी खासी कंट्रीज मिल जाएंगी, साउथ अमेरिका की कंट्री हैं जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को फेस कर रही हैं और बहुत सारा सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गया है, वो चेंज हो गया है। फूड की शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारा पिक्चर में है। तो तुमको पहले चैप्टर में यही बताया गया है कि इकोनॉमी का जो स्टेट है उसको समझना। चैप्टर का नाम ही है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो कुछ बातें ध्यान से समझो। ग्लोबल इकोनॉमी को अभी भी जो बुखार लगा हुआ है वो कोविड-19 का तो लगा ही हुआ है, स्टिल वही अनसर्टेनिटी है। नो वन नोस कि कब 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव आएगा, किस इंटेंसिटी से आएगा। जो कोविड जो मतलब वायरस है उसकी म्यूटेशन कैसी होगी, माइल्ड होगी या फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक म्यूटेट हो जाएगा तो और दिक्कत होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो अनसर्टेनिटी वाला इन्वायरमेंट तो आज भी है। बट इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया ने सेकेंड हाफ ऑफ 2021 के बाद एक सस्टेन्ड रिकवरी को इंश्योर किया है, राइट। और अगर आप कंपेयर करोगे अपने फर्स्ट वेव को सेकेंड वेव के साथ तो तुमको ऐसा लगेगा कि जो फर्स्ट वेव था वो ज्यादा सीवियर था। हम और तुमने सबने हमने फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट देखा था जहां पे पूरी की पूरी प्रोडक्शन, पूरी ऑलमोस्ट कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट 0 पे चली गई थी, एक्सेप्ट बेसिक नीड्स को छोड़ के, फूड वुड को छोड़ के बाकी गुड्स वगैरह की डिमांड भी खत्म हो गए थे, प्रोडक्शन भी रुक गया था, राइट। बट सेकेंड वेव जो था वो थोड़ा सॉफ्ट था,
ठीक है। उसके बाद अगर आप बात, मतलब मेरे सॉफ्ट और हार्ड्स कहने का मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन से है। गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था उसका कैसा था? गवर्नमेंट ने सबसे पहले दो तीन चीजें इंश्योर की। सबसे पहले तो सेकेंड वेव के दौरान कंप्लीट शटडाउन नहीं किया गया, और पूरे कोविड के दौरान ये इंश्योर किया गया कि जो वर्नरेबल सेक्शन है, जैसे तुम्हारा बैकवर्ड क्लास हो गया, फिर वुमेन हो गए, डिसेबल्ड पीपल हो गए, उनके लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया। अब सेफ्टी नेट क्या होता है? सेफ्टी नेट तुम्हारा हो सकता है बहुत सारी फूड सिक्योरिटी स्कीम, कैश बेनिफिट, कैश डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वगैरह, कैश ट्रांसफर वगैरह को प्रमोट किया गया। किसके लिए? वर्नरेबल सेक्शन के लिए। और फिर गवर्नमेंट ने दूसरी ओर क्या प्रयास किया कि जो बिजनेस है उनको सपोर्ट किया जाए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाए, और सप्लाई साइड में रिफॉर्म लाया जाए। अब सप्लाई साइड में रिफॉर्म लाने का ये मतलब होता है प्रोडक्शन को प्रमोट करना। और जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक सर्वे का, वो ये भी कहता है कि जो इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर है, मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है, वो कह रहे हैं कि इंडिया की स्थिति इज गुड, मतलब इंडियन इकोनॉमी इज स्टेबल, राइट। तो ये बेसिक समझ गए, ये कुछ बेसिक बातें थी। फिर अगर तुम ग्रोथ देखोगे इंडियन इकोनॉमी का, तो अराउंड 9% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाला है। 2021 वाले जो भी फिनेंशियल ईयर था उसमें 7.3 का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब इंडियन इकोनॉमी ग्रो बाय -7.3% तक गिर गया। ठीक है। जीडीपी जो प्रोजेक्शन है वो कितना था? 8 से 8.5% है 2022-23 के लिए। आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया इस साल ग्रो करेगा 9% से, अगले साल ग्रो करेगा 7.1% से, और इंडिया जो है वो स्टिल फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा। मेजर वर्ड पे ध्यान देना, मेजर इज द कीवर्ड। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर स्लाइड। आपको इतना समझना होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी ग्रोथ अराउंड 4% है, ठीक है। इंडस्ट्री की ग्रोथ अराउंड 12% है, और उसके बाद अगर ग्रोथ किसी में आती है तो इट इज सर्विस सेक्टर, वो कितना है? 8.2% है। तो यूपीएससी में आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, जहां आपसे ये बोल दिया जाएगा कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, बिकॉज इट इज द इंडस्ट्री जिसकी जो ग्रोथ है वो 12% के अराउंड है, और सर्विसेज अराउंड 8% के आसपास है। ठीक है। अगर तुम डिमांड साइड की बात करोगे, आपको पता होगा जब इकोनॉमिक स्टैटिक्स मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने दो चीज बताई थी, तो डिमांड साइड बताई थी और दूसरी सप्लाई साइड बताई थी। तो डिमांड साइड की जो इकोनॉमिक्स है वो ये कहती है कि जो GFCF है, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये 15% हुआ है ऑलमोस्ट। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है और इंपोर्ट वगैरह भी इंक्रीज हुआ है, मतलब डिमांड बढ़ी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? डिमांड हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट। तो ये छोटी सी बात है, याद रखना। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज द इंडस्ट्री सेक्टर, मतलब इट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय सर्विसेज। ठीक है। तो वही जो बात मैं आपसे कह रहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल स्टेबल, सर्टेन पैरामीटर्स ऊपर नीचे हुए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये थोड़े फेवरेबल नहीं है, बट इसके पीछे कोविड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बट स्टिल वी आर अ स्टेबल इकोनॉमी। अब देखो, तुम ध्यान से अगर देखो तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ऑल टाइम हाई है, जो एफडीआई है वो सस्टेन्ड है, और फिर जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि अगर ग्लोबल लिक्विडिटी ऊपर नीचे भी होती है तो वी हैव स्टिल अच्छा खासा सेफ्टी नेट, राइट। सेफ्टी नेट हमारे पास स्टिल है। रीजन क्या है? हमारे सर्टेन जो फंडामेंटल्स हैं, जो हो सकता है कि आने वाले किसी पेमेंट क्राइसिस के लिए रीजन बने, वो हमारे लिए फेवरेबल है। जैसे हमारा फॉरेक्स रिजर्व हाई है, एफडीआई आज भी सस्टेन्ड है, एक्सपोर्ट जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद दो तीन बातें समझना। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्लानिंग, राइट। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब आपने प्लान किया और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, यही इकोनॉमिस्ट का काम होता है। अब मेरी बात एक मुझे बता दो बस, कि जब तुमको सिचुएशन दिया गया हो, ठीक है, तो वहां पे भी इकोनॉमिक्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सर्टेन स्ट्रैटेजी से उस फैक्टर को डिटरमाइन कर पाए, प्रोडक्शन को डिमांड के साथ मैच कर पाए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपन कोविड के टाइम में एक बहुत गंदे सिचुएशन में थे, जहां पे एक्सट्रीम सिचुएशन ये था कि हम प्रोडक्शन चालू नहीं रख सकते थे, ठीक है, मतलब हमें सप्लाई रोकना पड़ता, हमें सप्लाई चेन रोकना पड़ रहा था। क्यों? ताकि जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो रुक जाए। और दूसरा, हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी चलाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाए रखना जरूरी क्यों था? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलपिंग इकोनॉमी है तो लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो जिएंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? इट इज द इकोनॉमी दैट डिटरमाइन योर सोशल स्टैंडर्ड ना, दैट डिटरमाइन योर लिविंग स्टैंडर्ड ना। बात समझ में आ रही है? अगर आप और मैं आज पैसा कमाना बंद कर दें, अगर तुम लोग में से कई तो लकी भी होंगे, मतलब पापा के पैसे उड़ा रहे होगे, तो अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो जाएंगी तो फिर सरवाइव कैसे करेगा ह्यूमन बीइंग? सरवाइव ही नहीं करेगा। तो अब तुम मेरी बात समझना, इकोनॉमिक्स के पास, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें से एक स्ट्रैटेजी का नाम है बारबेल स्ट्रैटेजी। वहां पे कहा यह जाता है ना कि फॉलो ऑन द एक्सट्रीम, इन्वेस्ट इनटू द टू एक्सट्रीम्स, अवॉइड द मिडिल पाथ। मतलब जो मिडिल पाथ है बारबेल स्ट्रेटेजी के अंदर, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब इधर कुछ नहीं करना, ये बीच में कुछ नहीं करना। जो दो एक्सट्रीम तुमको दिख रहे हैं, कैसे बताऊं, जो दो ये एक्सट्रीम दिख रहे हैं, जैसे एक एक्सट्रीम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरे इकोनॉमिक पे सप्लाई प्रोडक्शन, या फिर यहाँ पे हेल्थ भी डाल दो। हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इन दो एंड के बीच में आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए बारबेल स्ट्रेटेजी के अंदर जरूरी है कि आप केवल इसी दो एंड पे काम करो, ये बीच वाला पाथ को इग्नोर कर दो। राइट, देखो बारबेल स्ट्रेटेजी समझाना नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग। एक बार ध्यान से मेरी बात सुनना। बारबेल स्ट्रेटेजी कहती है कि जो कोविड जैसा सिचुएशन था, जहां पे एक्सट्रीम सिचुएशन थे कि हेल्थ प्रोटेक्ट करना था वगैरह, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था वल्नरेबल सेक्शन को, और दूसरा ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाए रखना था। तो बारबेल स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या किया जाता है कि आपको बस ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं उसी पे काम करना है। राइट, अब ये बीच वाले जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसको इग्नोर करते चलना है। तो बारबेल स्ट्रेटेजी पढ़ना, ये एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है दैट सजेस्ट द बेस्ट वे to strike a balance between reward and the risk is to invest in the two extremes। ये आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जब पढ़ते हो ना, तो वहां पे भी समझने को मिलता है ये बारबेल स्ट्रेटेजी। To invest in the two extreme of the high risk and no risk asset while avoiding the middle of the road choice। मतलब middle of the road choice को इग्नोर कर दो। राइट, उसके बाद एजाइल अप्रोच वगैरह देखते हैं। तो ये बारबेल स्ट्रेटेजी समझ गए। यूपीएससी में तुमसे सिंपल ये पूछ लेगा कि बेटा मुझे बस ये बता दो ये बारबेल स्ट्रेटेजी क्या है, तो तुमको ये कहना होगा सर ये एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, और ये एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है जहां पे जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्सट्रीम्स पे होती हैं। ठीक है, हमें मिडिल जो पाथ होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा क्या थी, बारबेल स्ट्रेटेजी थी, इन्वेस्टमेंट की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो है वो है एजाइल। अब एजाइल का मतलब ध्यान से समझना, एजाइल जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह में यूज होती है। जैसे तुम ऐप को डेवलप करना सुनते होगे, ऐप डेवलपर अगर कोई दोस्त होगा तुम्हारा तो उसको पता होगा ऐप डेवलपर लोग क्या करते हैं ना, ये लोग तुरंत फीडबैक लेते हैं और उसका तुरंत इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे कोई बग नहीं मिल रहा, जैसे ऐप में एक टर्म होता है ना बग, तो ये जो बग वगैरह मिलना होता है उसमें क्या किया जाता है कि अगर बग मिल गया तो उसको तुरंत उसमें फिर फीडबैक मैकेनिज्म को पिक्चर में लाया जाएगा और इसको फिर इम्प्रोवाइज किया जाएगा। बट मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो जनरली ऐसे ही काम किया जाता है कि सर्विस दी गई या फिर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से जो भी आउटपुट निकला उससे फीडबैक लिया जाएगा और इस फीडबैक को वापस सिस्टम में इंसर्ट किया जाएगा ताकि जो प्रोडक्ट है वो बेहतर बने। बट गवर्नमेंट जनरली खास करके इंडिया जैसी कंट्री में ऐसे काम नहीं करती, बट कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने ये काम किया। उन्होंने कई बार शॉर्ट टर्म आउटकम्स को असेस किया और उसको एडजस्ट भी किया कॉन्स्टेंटली। मेरी बात समझ में आ गया? आपको एजाइल रिस्पॉन्स में क्या करना होगा, एजाइल रिस्पॉन्स में आपको
कि आपको फीडबैक से जो भी फीडबैक आया उसको क्या करना होगा, उसको एडजस्ट करना होगा अपने इम्प्लीमेंटेशन में। तो बारबेल स्ट्रेटजी समझ गए, बारबेल वाज टू इन्वेस्ट बिटवीन द एंड्स, कि एक तरफ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाते रहे और दूसरी तरफ हमने सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, बीच पे हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। एजाइल अप्रोच में क्या है, ये एक बहुत फास्ट लर्निंग सिस्टम होती है जिसमें आपको फीडबैक पे ध्यान देना होता है, और ऐसा मान के चल लो कि जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट से फीडबैक आया उसको आपको अपने प्रोसेस में इंसर्ट करना होता है। तो ये तो है तुम्हारा अजाइल अप्रोच। अब एक देखो वाटरफॉल स्ट्रेटजी। वाटरफॉल स्ट्रेटजी जो होती है उसका मतलब ऐसा होता है कि ये एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी है, जनरली टॉप टू बॉटम होती है। इसमें क्या होता है, एक बार हमने स्टडी कर लिया, एक बार इनिशियल असेसमेंट हो गया जो कि डिटेल्ड असेसमेंट होता है। जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन ने बैठ के 2-3 साल एकदम ढंग से तबियत से पूरी की पूरी एनालिसिस की। अब एनालिसिस करने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। तो मतलब अजाइल का ये जस्ट अपोजिट हो गया क्या, वाटरफॉल स्ट्रेटजी। अब मेरी बात समझ गए, गुड। अब जो मैं बात कर रहा था, ये 3 स्ट्रेटजी समझ गए ना, ये इन्वेस्टमेंट में ये कॉन्सेप्ट आती हैं। वाटरफॉल स्ट्रेटजी मतलब रिजिड, एजाइल मतलब एकदम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, जैसे जो भी फीडबैक आया उसको इंसर्ट कर लिया गया। बारबेल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, हमें एक्सट्रीम्स पे काम करनी है। एक्सट्रीम्स पे काम करनी है मतलब हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाई रखनी है, हमें सोशल सिक्योरिटी नेट रखना देना है, दोनों एक्सट्रीम पे काम करना है, और ये जो मिडिल पाथ है उसको इग्नोर कर देना है। अब देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटीज प्रोवाइड किए लेबर सेक्शन को, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। देखो, सबसे पहले क्या किया कि कैश ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था गवर्नमेंट के। कोविड-19 से जो गवर्नमेंट फाइट कर रही थी उसमें कैश ट्रांसफर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले 500 पर मंथ दिया गया 3 मंथ तक वैसे विमेंस को जिनका जनधन अकाउंट था। 1000 दिया गया वल्नरेबल सेक्शन को, जिसमें विडो, दिव्यांग और एल्डरली पीपल शामिल थे। और ये जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 31,000 करोड़ के आसपास। और ये 2814 करोड़ जो थी वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए थी। जो प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि था, ये तो मैं मुझे गाँवों से ही पता चलता है कि ये स्कीम अच्छी है यार, मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो जाए तो चीजें सही है। तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इसने भी एक अच्छा सा मतलब गांव में कोशिश ये की गई कि लिक्विडिटी कम ना हो, पैसे पहुंच जाए लोगों के पास, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट ठप हो गई थी ना। और ये जो अमाउंट था ये 1.8 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 10 करोड़ फार्मर फैमिलीज को ट्रांसफर हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, इसमें कुछ नहीं किया गया था। ये जो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी पढ़ा था ना, उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे फूड ग्रेन दी जाती है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिया गया 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को, जो 5 kg पर पर्सन पर मंथ था, ओवर एंड अबव द मंथली एनएफएसए फूड ग्रेन। मतलब जो एनएफएसए में मिलता था उससे 5 किलो बढ़ा के पर पर्सन पर मंथ दे दिया गया। इसको मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और 2 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। फेज 5 में ये एक्सटेंड होकर कहां तक चला गया था, मार्च में। अगर आप बात करोगे मार्च 2020, एक सेकंड प्लीज, मार्च 2020 से लेके नवंबर 2021 तक, ठीक है, 2.7 लाख करोड़ जो है वो पैसा कहाँ गया, फूड सब्सिडी में गया। तो ये डाटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, बट आप एक बार देख लो। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आपको पता है 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई झारखंड का जो एम्प्लॉय है, मतलब रेसिडेंट है, वो केरला में, तमिलनाडु में काम कर रहा है, तो उसका जो यहाँ का राशन कार्ड है वो यहाँ भी वैलिड रहा है। दिस इज 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो जो इसका एम क्या है कि जो पीडीएफ बेनिफिट मिलता है माइग्रेंट लेबर वगैरह को, इनको टाइम तक मिलता रहे। जो कुकिंग गैस है सिलेंडर उज्ज्वला के अंदर, वो 3 फ्री दिया जाता है। और कितने लोग को दिया गया, 8 करोड़ बेनिफिशरीज को दिया गया, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो देखो, फिर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की अगर बात, एम्प्लॉयमेंट
सेक्टर की अगर बात करोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आया, 6 स्टेट्स में आया। कौन कौन से स्टेट थे? बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, एग्जाम में तुमसे पूछ देगा कि ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ है, तो आंसर है नहीं सर, ये केवल 6 स्टेट में लागू हुआ है। और इसने 51 करोड़ मैन डेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया। एक्सपेंडिचर कितना था? 40,000 करोड़। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया। मनरेगा का जो वेज था उसको इंक्रीज कर दिया गया था। जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो चीजें थी उसमें भी इन्हांसमेंट किया गया था, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए हो सके। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो था उसने ये किया कि जो कंपनीज हैं उन पे फिनेंशियल बर्डन को कम किया और उनको इनकरेज किया कि मोर वर्कर को वो हायर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, उसके भी टारगेट आपके सामने है कि 13.99 लाख यानी 34 लाख हाउसेस को कंप्लीट किए गए। और अगर अर्बन देखोगे तो 14.56 लाख हाउसेस को कंप्लीट किए गए। फिर तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आता है और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह आती है, ये देख लेना। और फिर एमएसएमई की बात करोगे तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग किया गया एमएसएमई का। फिर हमारे पास इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का ये मतलब होता है क्रेडिट देना इमरजेंसी बेसिस पे। किसको दिया गया? वैसे सेक्टर जो कोविड से अफेक्टेड थे, राइट। तो यहाँ पे ये डाटा है, दिस डाटा और जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जहाँ पे ट्रेंड इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस थी उसको सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, और जो थ्रेशोल्ड था वो इंक्रीज कर दिया गया 1 करोड़ के लिए। जो टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी थी 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विस बाय आरबीआई को कहां तक कर दिया गया? मार्च 2022 तक कर दिया गया। इसको अनाउंस अप्रैल में किया गया था। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग, वो उसका आपके सामने है कि 45,000 करोड़ जो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 लाया गया, जिसको एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को फ्रेश लेंडिंग के लिए बोला गया। किसको? एमएसएमई को और इंडिविजुअल को। जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वगैरह थे, इनको भी पिक्चर में लाया गया। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी उनकी लेंडिंग को एमएफआई जो होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसको भी क्या माना गया? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। कब तक? मार्च तक माना गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके बेसिक बहुत डिटेल में हमने कवर कराए हैं, उसको देख भी लेना। नाउ फिर 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड किया गया फार्मर्स के लिए नाबार्ड के थ्रू। जो नेशन वाइड क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया गया। और किसान क्रेडिट कार्ड, इसका स्पेशल ड्राइव चलाया गया जहां पे 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट दिया गया। कितने करोड़ फार्मर? 2.5 करोड़ फार्मर। और फिर पीएम स्वनिधि स्कीम आई जिसका काम किया था वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना। किसको? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को, राइट। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव थे। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना था जिसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन पहले कहते थे, उसके आगे अब डे लग गया है। तो उसका एम है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से हेल्प लेके। 30 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए। 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम आया कोविड अफेक्टेड सेक्टर जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के लिए, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 1 इज, लेट मी समराइज। सबसे पहला जो 3 स्ट्रेटजी देखा, बारबेल, अजाइल और वाटरफॉल वगैरह, ये तीनों स्ट्रेटजी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। जो इकोनॉमिक्स का नेचर है पिछले 3-4 सालों से, वो मोर और मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है rather than फैक्ट। तो दैट्स व्हाई जो तीनों स्ट्रेटजी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के तरफ।
तो चैप्टर 2 में आ गए हम लोग। चैप्टर 2 में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में है। फिस्कल डेवलपमेंट मतलब पता है, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड चीजें आपसे पूछेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल डेवलपमेंट हुई उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी थी वो कैलिब्रेटेड थी, और इंडिया का जो रिस्पांस था वो वाटरफॉल स्ट्रेटजी नहीं था। हमने बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया, ठीक है, ठीक है। और फ्रंट लोडेड स्टिमुलस पैकेज अडॉप्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट इंडिया। देखो मैं इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इंडिया का जो रिस्पांस था वो डिफरेंट था बाकी कंट्रियों से। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रियों ने वाटरफॉल स्ट्रेटजी को अपनाया। वाटरफॉल स्ट्रेटजी क्या था? वाटरफॉल स्ट्रेटजी मतलब जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि एक बार प्री डिटरमाइंड चीजें हो गई तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। तो बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, फ्रंट लोडेड स्टिमुलस पैकेज, फ्रंट लोडेड स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस किया। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने चीजों को किसमें किया था? फेज मैनर में किया था। जो भी आप ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी भी देखोगे, या फिर आप बिजनेस एक्टिविटीज देख लो, या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट देख लो, ये आपको फेज मैनर में मिला था, ठीक है, फेज मैनर में मिला था। जो मैंने आपको बताया ना, बारबेल स्ट्रेटजी बताया, एजाइल स्ट्रेटजी बताया, और फिर मैंने आपको वाटरफॉल स्ट्रेटजी बताई। तो जो फीडबैक वाली मैकेनिज्म थी वो वाला इंडिया ने अडॉप्ट किया। बाकी बहुत सारी कंट्रियों ने क्या अडॉप्ट किया? वाटरफॉल स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया। तो जो गवर्नमेंट थी उसने अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर आप इकोनॉमी सेक्शन पेपर का पलटोगे तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट पे न्यूज दिख जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर बात करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रेवेन्यू रिसिप्ट तो आपको पता है ना क्या होता है रेगुलर। अभी ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह। इसके अगर आपने वो स्टैटिक वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 67% ऊपर गई है, और इसका ग्रोथ अभी भी हो सकता है 9.6% तक नेक्स्ट फाइनेंशियल। जो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ ओवर 50% हुई है ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021 इन ईयर ऑन ईयर। जो टर्म है मतलब ईयर ऑन ईयर जो टर्म है उस पे ग्रोथ कितना है? 50% हुआ है। यहाँ ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रट लेना इसको। जो दो बातें बता रहा हूँ याद रखना। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो सबसे ज्यादा आया है वो जीएसटी आएगा। क्या आया है? जीएसटी आया। जीएसटी के बाद दो है, एक तो इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स है, हाँ, एक इनकम टैक्स है और दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स है। मतलब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स 25%, बट सबसे ज्यादा जीएसटी 29% के आसपास। उसके बाद कस्टम है तुम्हारा सबसे कम 6%, एक्साइज है तुम्हारा 15%। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना सर इट इज जीएसटी। जीएसटी के बाद कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स जो है ये 25% पे है, फिर तुम्हारा एक्साइज और लास्ट में तुम्हारा कस्टम। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद अगर तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो ये 13.5% से बड़ा है। दिस डाटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सस्टेन रहा है। जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी वो टारगेटेड थी। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो कितना चला गया? वो मेरा चला गया इतना 46.2%, राइट। ये ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है। चलो तो ये ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले देखो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को ब्लू, ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रीन। जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो कितनी है? वो कौन सी कलर, मतलब कि कौन सी कलर कह लो, चलो येलो टाइप कोई कलर है, ठीक है। तो मेरी बात अब ध्यान से समझना। ग्रीन वाला लाइन तुम सबसे पहले देखो। तुम अगर रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो 2013 के आसपास वो 3% के आसपास हुआ करता था, और इसमें ये कभी भी तुम्हारा ना कांस्टेंट नहीं रहा है। कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया। कोविड के टाइम में ये इंक्रीज करके 9.4% हो गया है तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। ब्लू वाला जो मैप है, ब्लू वाला जो ग्राफ है उसको देखो, तुम्हारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज कर रहा है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करते करते 13% तक पहुंच गया था। और फिर बट अभी जो तुम्हारा बात करोगे इस साल का जो बजट एस्टिमेट कह रहा है वो कह रहा है कि 21 का जो
फाइनल डाटा आएगा वो रेवेन्यू डिफिसिट को 5% के आसपास रखेगा और फिस्कल डिफिसिट को 10% के आसपास रखेगा। और जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ जनरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जनरल गवर्नमेंट है, वो 90% है। लायबिलिटी मतलब डेप्ट मान लो, और क्या, कर्ज ही तो होती है लायबिलिटी। तो जो डेप्ट है वो कितनी है, 89.3% हो गई है। ये पिछले साल कितनी थी, पिछले साल 89.7 है। भाई बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है डिफरेंट सेक्टर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाई होगी ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने जो जो मेजर लिए थे उसको ध्यान में देखो कि जो स्टेट है उसकी बोरोइंग लिमिट बढ़ा दी गई, जीएसटी कंपनसेशन में जो शॉर्टफॉल हुआ था उसके बदले सरकारों को लोन दे दिया गया। जो स्कीम था स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको लागू किया गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, स्टेट के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है। थर्ड चैप्टर है तुम्हारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में 2-3 बातें बहुत याद रखना, टॉप 10 इंपोर्ट और टॉप 10 एक्सपोर्ट याद रखना। यहाँ पे फॉरेक्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और मैं तुमको देखो सुनो थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दे रहा हूँ। अगर मैं इस साल एग्जाम दे रहा होता तो मैं कैसे पढ़ता, जैसे मान लो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लेक्चर मेरे पास पहुंच गया तो मैं क्या करता कि एक्सटर्नल सेक्टर की एक बार जल्दी से जो मेरे पास नोट्स है या जो पीडीएफ है मैं उसका बेसिक देख लेता जल्दी से आधे घंटे के अंदर, और उसके बाद मैं ये लेक्चर सुनता। इसके पहले मैंने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी तो फिस्कल पॉलिसी में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बेसिक के उसको पहले मैं देख लेता, फिर मैं वो लेक्चर सुनता। तो मैं ऐसे करता। तो मैं कहना ये चाहता हूं तुम भी ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अगर समझने की तुम कोशिश करोगे तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड रिकवर हुआ है, ऑब्वियस सा बात है, डिमांड रिवाइव हुआ है, वो जो सप्लाई चेन टूटी थी वो धीरे धीरे रीएस्टैब्लिश हो रही है। तो ट्रेड जो है वो रिकवर किया गया है, रिकवर कर गया है। और जो फिर ऑब्वियस सा बात है ट्रेड वगैरह होगा तो फॉरेन का एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेट होगा, और जितनी तेजी से एक्सटर्नल ट्रेड रिकवर करेगा उतनी तेजी से फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेट होगा। तो जो ग्लोबल डिमांड की रिकवरी हो रही है ये बात आप मान रहे हो, जिसके चलते डोमेस्टिक एक्टिविटी भी इनकी रिवाइव हो रही है। तो इसके चलते इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है। ठीक है, याद रखोगे ये बात, ठीक है। अब ये बात समझ पा रहे हो ना, जब ग्लोबल डिमांड है, मान लो कि झारखंड में एक चीज थी जो कोई भी पर्टिकुलर चीज थी जो यूरोप के मार्केट के लिए बनती थी। अब ग्लोबल क्राइसिस जब हो गया तुम्हारा, मान लो कोविड-19 के फॉर्म में, तो यूरोप ने वो सामान लेना बंद कर दिया। बट जैसे वो ग्लोबल डिमांड रिकवर किया वैसे ही ग्लोबल डिमांड मतलब यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोप में डिमांड रिकवर किया वैसे ही जो डोमेस्टिक एक्टिविटी थी इंडिया के अंदर, जैसे कौन सा तुम्हारा झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, वो रिवाइव कर जाएगा, राइट। जिसके चलते इंडिया का इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी है वो क्या किया है, ऑल टाइम मतलब कोविड-19 के पहले के लेवल पे चला गया है। और इंडिया की अगर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करोगे तो उसके फाउंडेशंस, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जो उसके बुनियाद है वो इतने स्ट्रांग है कि तुमको कोई भी शॉक वो आराम से सहन कर सकता है। तुम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व वगैरह देख लो, ढंग के हैं, अभी उसमें डाउनफॉल शुरू हुआ है बट ठीक है, इतने भी बुरे नहीं है जितने बाकी कंट्रीज का है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट वगैरह है, इंपोर्ट वगैरह है, ये स्ट्रांगली रिबाउंड किया है और इसने प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है। जो मैं तुमको बताना चाह रहा था, टॉप 10 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कमोडिटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको अभी रटा देता हूँ, मेरे साथ जम के बोलो। सबसे पहले नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर तुम्हारा पर्ल, फिर प्रीशियस स्टोन, थर्ड पे तुम्हारा आयरन एंड स्टील, उसके बाद तुम्हारी कौन सी आती है, पहले पे क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरे पे पर्ल्स, तीसरे पे आयरन एंड स्टील, चौथे पे ड्रग्स, पांचवे पे गोल्ड, छठे पे ऑर्गेनिक केमिकल्स, सातवें पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, 8 पे एल्युमिनियम प्रोडक्ट, 9 पे आयरन एंड स्टील, 10 पे मरीन। ये क्या था बेटा, ये हमारा क्या था, ध्यान से देखो। एक्सपोर्ट, अपन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड जो पेट्रोलियम होता है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पर्ल्स, आयरन, ड्रग्स, गोल्ड, ऑर्गेनिक केमिकल, मशीनरी, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, मरीन। तो एग्रीकल्चर में अगर टॉप देखोगे
स्टेटमेंट में दे सकता है ना कि इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट में कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं है, तो कहोगे कि नहीं सर मरीन तो है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलो देखो इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट में सबसे पहले क्रूड पेट्रोलियम, दूसरा गोल्ड, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा पर्ल, पांचवा कोल, छठा इलेक्ट्रॉनिक, सातवां वेजिटेबल, आठवां ऑर्गेनिक केमिकल, नाइन्थ कंप्यूटर हार्डवेयर, 10th इज योर प्लास्टिक रॉ मटेरियल। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एक हमारा ऐसा सेक्टर है जहां पे एफडीआई भी अच्छी खासी आती है। तो टॉप 10 इंपोर्ट याद रखोगे सर, क्रूड पेट्रोलियम, सर फिर गोल्ड, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पर्ल स्टोन, फिर कोक, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर वेजिटेबल, फिर ऑर्गेनिक, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर प्लास्टिक रॉ मटेरियल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूं, वेजिटेबल ऑयल को ध्यान से देखो। वेजिटेबल ऑयल का जो इंपोर्ट है वो 2019-20 में 9.7 रहा, फिर 20-21 में कितना रहा 11.1, फिर अगर इसको ऐड कर लोगे क्या फिर 6.8 रहा। ये अप्रैल और नवंबर के बीच की जो डाटा है वहां पे कंपेयर करके दिखाया गया है। तो याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो भी ट्रैक था वो वहां पे समझने की कोशिश करना। बाकी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वेजिटेबल ऑयल दोबारा आएगा। जो एफडीआई वगैरह थी, जो नेट कैपिटल फ्लो था वो हायर था, कितना 65.6 बिलियन था फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22, जिसमें एफडीआई का कंटिन्यूड इनफ्लो रहा, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिवाइव किया गया, कैपिटल बैंकिंग हायर रहा, एडिशनल एसडीआर एलोकेशन हुआ। अगर तुम 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर देखोगे ना तो वो बात ध्यान से समझना। कंप्यूटर सबसे पहले है, जो मैं तुमको बता रहा था कि सबसे पहला जो एफडीआई अट्रैक्टिंग सेक्टर है उसमें कंप्यूटर है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, फिर सर्विसेज है, फिर तुम्हारा ट्रेडिंग है, फिर कम्युनिकेशन है। मैं याद कर लेता हूं, तुम भी याद कर लो, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सर्विस, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन। कंट्री वाइज बात करोगे तो सिंगापुर, यूएस, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड जापान। अब इसको कभी भूलना मत, मेरी बात याद रखोगे। कंट्री कौन सी सर? सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान। और सेक्टर्स कौन से सर? हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, फिर ऑटोमोबाइल, फिर सर्विसेज, फिर ट्रेडिंग, फिर टेली कम्युनिकेशन। अब देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ग्राफ समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा जो ब्राउन वाला है वो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, जो ब्लू वाला है वो तुम्हारा करंट अकाउंट है, और ये जो लाइन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता रही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम अपना करंट अकाउंट देखो, करंट अकाउंट देखो तो करंट अकाउंट तुम्हारा जनरली नेगेटिव में रहता है, ये तो तुमको पता है ना, क्योंकि हमारा ट्रेड इतना कम है, अपन एक्सपोर्ट इतना कम करते हैं कि अपना करंट अकाउंट जो होता है जनरली वो नेगेटिव में ही था। तो 1920 के पहले क्वार्टर में नेगेटिव था, दूसरे क्वार्टर में नेगेटिव था, तीसरे क्वार्टर में नेगेटिव था, चौथे क्वार्टर में स्लाइट नेगेटिव था, और जो कोविड का लगा उस टाइम अपना जो करंट अकाउंट था ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर करंट अकाउंट फिर कम हुआ और अब फिर वापस अपने पुराने ट्रेंड पे आ गया है। तो एक बात याद रखना है हमको कि सर एक स्टेटमेंट ये दे सकता है कि 5 साल में कभी भी अपना करंट अकाउंट किसी भी क्वार्टर में पॉजिटिव नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा जो फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर था 2020 का 2021 का, उसमें पॉजिटिव करंट अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट की बात करोगे हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट हंग्री कंट्री है तो इन्वेस्टमेंट होता रहता है। बट ये भी डाटा जो है वो पहले 14 था, फिर 5 हो गया, फिर 21 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 19, फिर तुम्हारा 31 तक गया, मतलब फिर तुम्हारा ये बार का जो भी लेंथ होगा, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये कहने का ये मतलब है जिग जैग मूवमेंट रहा है कैपिटल अकाउंट का भी, बट कैपिटल अकाउंट कभी नेगेटिव नहीं हुआ, बट जो करंट अकाउंट है वो 2 क्वार्टर पॉजिटिव रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लो देख लो, यहाँ पे आराम से विजिबल है। अब तुम ये देखो फॉरेक्स कवर देखो, अगर ये तुम्हारा इंपोर्ट कवर देखोगे ना, इंपोर्ट कवर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो जो थर्ड क्वार्टर था इंपोर्ट कवर बता रहा है कि हमारे पास कितने दिन का है, 12 मंथ से स्लाइड ऊपर, मतलब 13-14 महीने का इंपोर्ट कवर हमारे पास है। और ये तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बार है, जो 1920 में तो 430 था, आज 634 चला गया है। ठीक है, और सेकेंड क्वार्टर में 635 चला गया। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर ऑन मई के आसपास, तो
फॉरेक्स रिजर्व और अब डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है। अब उसके वो डाउनफॉल क्यों हो रहा है ये तुम समझना, इतना बेसिक तो मैंने तुमको बता ही दिया है। एक्सटर्नल सेक्टर में डिमांड सप्लाई में सारी चीजें, राइट। चलो, इस डाउनफॉल होने में एक तो कोविड भी इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये ग्राफ समझ रहे हो ना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, तो तुमको भी जो ये 10-12 पेज के नोट्स है वैसे ही पढ़ना है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो कितना हो गया है, वो 593.1 बिलियन हो गया है अगर सितंबर 2021 के डाटा की बात करोगे तो। और एसडीआर एलोकेशन बढ़ा है, हायर कॉमर्शियल, मतलब जो कॉमर्शियल बोरोइंग है वो भी इंक्रीज हुई है, एसडीआर एलोकेशन वगैरह भी बढ़ी है, जिसके चलते तुम्हारा ये जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो रेज किया है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 634 बिलियन के आसपास हमने देखा पहुंच गया है, और इसने 633.6 बिलियन टच किया था कब, 31 दिसंबर 2021 को। इंडिया के बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है। सबसे 1 पे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ठीक है, याद रखोगे। तो फॉरेक्स में ये याद रखना है, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया जो है। फिर टॉप 5 जो सेक्टर है एफडीआई अट्रैक्ट करती है, फिर जो कंट्रीज है जहां से एफडीआई आती है, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है, टॉप 10 इंपोर्ट्स याद रखना है, टॉप 10 एक्सपोर्ट याद रखना है। इसके बाद यूपीएससी एक्सटर्नल सेक्टर से कुछ ना पूछेगी, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन। मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में समझते हैं कि बैंक्स, आरबीआई वगैरह ने कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प किया। अगर तुम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करोगे तो उसने रेपो रेट 4% ही रखा, उसको चेंज नहीं किया है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टांस है, यानी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा बनाया जा रहा है, अकोमोडेटिव, कैसे लिक्विडिटी को इनहांस करके जो लिक्विडिटी है उसको फीज्ड मैनर में अपन नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। M0 और M3 हम लोग जानते हैं, इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 13% हुई है और 9.9% हुई है रिस्पेक्टिवली, राइट। अगर जो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो इंक्रीज किया है, ठीक है ना, तो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ करने के पीछे क्या रीजन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह है उसके डाटा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिक्लाइन किया है, एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए जो है वो डिक्लाइन किया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, बट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का जो रेशियो है वो इंक्रीज किया है, सीएआर आप जिसको कहते हो वो इंक्रीज किया है। रिटर्न जो है एसेट पे वो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पॉजिटिव रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिटर्न रहा है एसेट पे वो क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। और कैपिटल मार्केट की अगर बात करोगे तो उसमें कितना का इंक्रीज हुआ, 504.5% का इंक्रीज हुआ है। आप सब सेंसेक्स और निफ्टी को न्यूज में देखते रहते हो। तो जो अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है जिसको आईपीसी के अंदर लाया गया था, वो उसमें किसको इंक्लूड कर लिया गया, कॉर्पोरेट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो लिक्विडिटी सिस्टम इन इंडिया के बारे में अगर बात करोगे तो जो रेपो रेट था उसको 4% ही रखा गया। आरबीआई ने बहुत सारे मेजर लिए जैसे जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम, फिर स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ताकि लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। इकोनॉमिक शॉक जो पेंडेमिक का था उसको अच्छे से संभाला है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम ने, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ पे मैंने बात की कि वो इंक्रीज कर गया है, ग्रॉस एनपीए जो है वो डिक्रीज कर गया है। फिर एनपीए का जो ग्रॉस एनपीए बोला इंक्रीज कर गया है क्या, नहीं डिक्रीज किया है ना, सॉरी, मतलब एनपीए जो है वो आपका डिक्लाइन है, और जो आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है ये आपका इंक्रीज कर गया है, और जो एसेट था, रिटर्न ऑन एसेट था, वो पॉजिटिव रहा है। किसके लिए, पीएसबी के लिए। तो ये इंडेक्स है, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रही है, इसको इग्नोर कर दो, राइट।
बस एक बात याद रखना, देखो एक चीज बस याद रखना कि ये कभी भी किसी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं जा रहा है। और ऑब्वियस सा बात है, इंडियन मार्केट जो है वो बहुत अभी भी वोलाटाइल है, वैसा स्टेबल मार्केट तो हुआ नहीं है। इसीलिए फॉरेक्स वगैरह, फॉरेक्स नहीं, ये जो मार्केट वगैरह होते हैं, सेंसेक्स वगैरह, ठीक है, या निफ्टी वगैरह, इसमें BSE NSE जो होता है, इसमें जो भी आप मूवमेंट देखोगे ना, बहुत जिग-जैग होता है। तो 90,000 करोड़ के आसपास IPOs को इशू किया गया, जो मच हायर था इन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड, मतलब पिछले दशकों में ये सबसे ज्यादा था। सेंसेक्स और निफ्टी ने टच किया पीक 61,766 और 18,477 निफ्टी ने टच किया है। अक्टूबर 2021 का ये डाटा है। और इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस था वो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के मार्केट से बेहतर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लेशन और प्राइस को लेके। चैप्टर 5 जो है वो है इन्फ्लेशन और प्राइसेस के बारे में है। हेडलाइन CPI की बात करोगे कंबाइंड, मतलब CPI कंबाइंड जो है ये 5.2% तक थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थे उसमें शार्प इंक्रीज हुआ है 12.5%। अब WPI क्यों इंक्रीज किया है? WPI इंक्रीज करने के पीछे रीजन ये था कि कोविड में जो लॉकडाउन वगैरह लगे वहां पे होलसेल लेवल पे डिमांड ही अचानक से गिर गई थी। जब आप ग्राफ देखोगे तो जो ग्राफ देखोगे ना, तो जब WPI देखोगे तो WPI ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई थी, उसके बाद अब रिवाइव कर रही है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो ये ग्रोथ होगा वो तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है WPI को लेके। तो डाइवर्जेंस है WPI और CPI में कितने का? 9.6% का, ठीक है। बट अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके पीछे 2-3 रीजन है, बेस इफेक्ट वगैरह भी है, और बाकी आप समझ लेना, बाकी ग्राफ आएगा तो मैं आपको बताता हूँ वो चीज, राइट। नेक्स्ट चीज देखो ध्यान से, तो एवरेज अगर यही बात फिर रिपीट हो रही है, जो CPI कंबाइंड थी वो 5.2% थी, और रिटेल इन्फ्लेशन जो था उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। और फिर फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी लो हो गई, 2.9% तक चली गई। इसके पहले 9.1% था पिछले साल, आपको याद होगा कितना हो हल्ला मचा था इस चीज को लेके। इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट साइड था सप्लाई चेन को लेके, सप्लाई साइड का मैनेजमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव रखा गया, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी उनके प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए। बाकी अगर प्राइस राइज जैसे पल्सेस और एडिबल ऑयल वगैरह में होते हैं तो उसके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए। बाकी फिर सेंट्रल एक्साइज और वैट वगैरह में काटा गया, ताकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को थोड़े से राहत की सांस लेने दी जाए। अब इकोनॉमिक सर्वे है तो अच्छी अच्छी बातें ही करेगी ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ के 12.5% तक चला गया। क्यों? चूंकि लो बेस इन द प्रीवियस ईयर, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि पिछले साल वो इतना ज्यादा गिर गया कि अब वो कुछ भी रिवाइव करेगा तो ये परसेंटेज ग्रोथ का बहुत हाई हो जाएगा, राइट। तो यही बात मैं आपसे कर रहा था, पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये बूम कर रही है, तो प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगी। इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी क्रूड वगैरह की वो इंक्रीज कर गई, और फ्राइट कॉस्ट जो था वो आगे चला गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ तुम ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पेन खुद से चलने लगता है। देखो बेटा, अब ये जो रेड मतलब ब्राउन वाली जो है ना, ये तुम्हारी CPI है। तो CPI जो है वो तुम्हारा कंज्यूमर लेवल पे होती है ना, कस्टमर लेवल पे होती है। तो ये जनरली 2 से शुरू हुई और 8 तक पहुंची थी कोविड के दौरान, और फिर ये स्लो जिग-जैग मूवमेंट करते करते आज के टाइम में ये ऑल ठीक ठाक कंट्रोल्ड, मतलब 2-6 वो जो CPI का जो है ना 2 से 6 होना चाहिए तुम्हारा CPI इन्फ्लेशन जो RBI के अंदर जो इन्फ्लेशन कंट्रोल का है ब्रैकेट, वो कितना है 2% से 6% तक है। तो अब वो उस ब्रैकेट में आ गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करोगे तो जब ये कोविड लॉकडाउन लगा तो अचानक से बहुत भारी डिप आ गया इसमें, बट अब ये धीरे धीरे चीजें रिवाइव कर रही हैं, ठीक है। और अभी ये अराउंड 14-15% के आसपास है। तो मैंने इसके पीछे आपको रीजन बता दिया कि ये क्यों अचानक से इतना ज्यादा गिर गया था। तो डाइवर्जेंस मैंने आपको बता दिया 9.6% है, अगर मई 2020 के डाटा से इसको कंपेयर करोगे तो। बाकी ये सारी बात मैंने आपको बता दी है
कि बेस इफेक्ट की वजह से जो स्कोप है और कवरेज है दोनों इंडेक्सेस में वो अलग अलग है, प्राइस कलेक्शन में डिफरेंसेस हैं, आइटम्स कवर्ड उसमें अंतर है, डाइवर्सिटी है कम्युनिटी के वेटेज में। जैसे सीपीआई का वेटेज मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया था बहुत डिटेल में, डब्ल्यूपीआई मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया, तो इसके बेसिक आपको पता होंगे तो आप आराम से ये चीज को रिलेट कर लोगे कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में इतना अंतर क्यों आ गया है। और डब्ल्यूपीआई जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेके, अब किसके रिस्पेक्ट में, इंपोर्टेड इनपुट्स के वजह से। ठीक है, तो बस ये सप्लाई चेन वगैरह हमने बात की, फिर डब्ल्यूपीआई धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है, और जो डाइवर्जेंस है सीपीआई कंबाइंड में और डब्ल्यूपीआई में वो भी नैरो हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, जैसे जैसे इकोनॉमी में मतलब होलसेल डिमांड और कंज्यूमर का जो डिमांड है वो एक लेवल तक पहुंचेगा तो ये जो डाइवर्जेंस है वो मैनेज हो जाएगा। सप्लाई साइड जो फैक्टर है इनका डोमिनेंस रहने वाला है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे सर्टेन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी आपको ली गई है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, जैसे प्रोडक्शन के पैटर्न को चेंज करना, ये इंडिया में बहुत जरूरी है। इंडिया कई बार देखोगे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। कैलिब्रेटेड इंपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट जो पॉलिसी है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। अंधाधुंध कुछ भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया के लोग। आप गोल्ड वगैरह का इंपोर्ट देखोगे ना तो टॉप 5 टॉप 10 में गोल्ड का इंपोर्ट है, तो फिर ये दिक्कत है। डब्ल्यूपीआई के बारे में बेसिक अगर बात करो तो मैंने तुमको बताया है कि इसको कौन रिलीज करता है। इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वो करता है। बेस ईयर 2011-12 है। और डब्ल्यूपीआई जो है वो किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे चीजों के प्राइस को ट्रैक करता है। तो 3 बातें याद रखना। सबसे पहला तो सर ये होलसेल लेवल पे, दूसरा ओईए मतलब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बेस ईयर 2011-12। और कितने आइटम हैं, 697 कमोडिटीज को अपन इंक्लूड करते हैं और 3 ग्रुप्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें एमपीएफ करके मैंने आपको याद कराया था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर। नाउ कमिंग टू सीपीआई की अगर बात करोगे तो सीपीआई की बात अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सीपीआई की अगर बात करोगे तो सीपीआई कहां पे रिलेटेड है, सीपीआई तुम्हारे कंज्यूमर लेवल पे, मतलब कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिलीज कौन करता है, एनएसओ करता है, पहले जिसका नाम सीएसओ हुआ करता था, बेस ईयर वही 2012 है। और सीपीआई को जो डाटा है वो एमपीसी को बताया गया है कि आपको सीपीआई के डाटा को ध्यान में रख के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब सीपीआई का डाटा क्यों यूज किया जाता है, सीपीआई का डाटा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये कंज्यूमर के ज्यादा नजदीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हो सकता है जो चेंजेज हो वो होलसेल लेवल पे हो वो सकता है कि उतनी रिफ्लेक्ट ना करे कंज्यूमर पे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन पड़ रहा है। बट अगर आपको एक्यूरेट पिक्चर चाहिए कंज्यूमर पे तो आपको किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कुछ बातें बता रहा हूँ। इंडिया को क्लाइमेट चेंज में जो फाइट हो रही है, जो ग्लोबल फाइट है, इंडिया उसमें लीडर है। हमारे पास वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फिर हमने बहुत सारी चीजें देखते होंगे, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप समझ ही रहे हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बहुत टेक्निकल होके बात करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको समझने की कोशिश करो। इसके लिए हमारे पास जो प्यारा सा नीति आयोग है वो एक इंडेक्स में निकालती है जिसका नाम एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 66 हो गया है, पहले कितना था, 60 था। इंडिया का जो फॉरेस्ट गेन है वो बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत मतलब डबल डिजिट में नहीं बट हाँ इंप्रूव हुआ है। गंगा में जो डिस्चार्ज होते थे वो कंट्रोल हुए गए हैं। नमामि गंगे इनिशिएटिव वगैरह में गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट डाला है, ग्राउंड पे भी चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं, आप जाके देख भी सकते हो। बट जो एनुअल ग्राउंड एक्सट्रैक्शन है वाटर का वो देखो वो बहुत तकलीफदायक है यार, मतलब 58 से 63% तक है। 96 सिटीज के पास डिक्रीजिंग ट्रेंड था। PM10 वो जो पर्टिकुलर मैटर 10 का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 96 सिटीज ने डिक्रीजिंग ट्रेंड को किया है। बट डाटा देखो क्या है, डाटा मतलब देखो कंपेयर किया जा रहा है 1920 और 2021 के बीच में। तो चाहे वो एनवायरमेंट, चाहे वो पॉल्यूशन हो, मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे वो पॉल्यूशन हो,
चाहे वो वाटर हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये डाटा है इकोनॉमिक सर्वे, वो कह रहा है कि हमने अच्छा काम किया है, राइट। तो ये डाटा आप कोट भी कर सकते हो। जो COP 26 हुआ है ग्लासगो में, तो COP 26 का जो क्लाइमेट समिट हुआ था ग्लासगो में, उसमें क्या क्या हुई, जो रूल बुक था पेरिस का उसको फाइनलाइज कर लिया गया। फिर एक ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ, फिर ग्लासगो शर्म एल शेख वर्क प्रोग्राम आया, फिर ग्लासगो डायलॉग आया ऑन लॉस एंड डैमेज। उसके बाद देखोगे इंडिया जो है वो लीडरशिप क्वालिटी शो कर रही है क्लाइमेट चेंज वगैरह में। तुम ISA देख लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद CDRA देख लो, डिजास्टर रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, फिर लीड IT ग्रुप। और इंडिया ने एक मूवमेंट भी प्रपोज किया है, मतलब एक मूवमेंट भी प्रपोज हुआ है जो जिसका नाम है लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें भी इंडिया लीडरशिप रोल वगैरह को शो कर रहा है ग्लोबल लेवल पे। जो नीति आयोग का SDG इंडेक्स था वो मैंने आपको बताया कि वो बेहतर हुआ है। वी आर नाउ एट द 66, मतलब हमारा स्कोर हो गया, पहले 60 था और उसके एक साल पहले 57 था। अगर फ्रंट रनर देखोगे, आपको पता होगा SDG इंडेक्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो फ्रंट रनर कैटेगरीज में जो है वो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है। सॉरी, ठीक है, 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है। इसके पहले केवल 10 ही थे, राइट। नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो 64 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में और 39 वेयर द परफॉर्मर्स। और नीति आयोग का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट्स जो SDG इंडेक्स है उसमें ये डाटा आपको बताया गया था, राइट। नॉर्थ ईस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के लिए डाटा नीति आयोग का फोकस अलग से है, और वो रीजन भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। चाहे सस्टेनेबिलिटी की बात कर लो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर लो, चीजें बेहतर हो रही हैं उस रीजन में भी। बट मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। जो फॉरेस्ट का स्टेट रिपोर्ट आता है ना, फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसमें मुझे ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है देख लेना कि कहाँ पे इंक्रीज हुआ, कहाँ पे डिक्रीज हुआ, राइट। तो ये सब बातें हमने देखी कि इंडिया का अगर फॉरेस्ट कवर बात करोगे तो हमारा 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड में, जो इंडिया का रैंक है 3rd ग्लोबली है इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया में 24% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, और वर्ल्ड का 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट, मतलब वर्ल्ड का कितना फॉरेस्ट 2%, इंडिया का कितना एरिया 24%, और 3rd ग्लोबली इंक्रीजिंग में, और 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, पॉपुलेशन में 2nd, एरिया में 7th, फॉरेस्ट में 10th, राइट। नेक्स्ट याद रखो फॉरेस्ट कवर, देखो इसमें एक बात बस मुझे तुम्हें बतानी है, आप ये ध्यान से ना ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को देखो, इसमें डाउनफॉल हुआ है। अगर तुम कंपेयर करोगे 2011 का फॉरेस्ट कवर अगर तुम यहाँ देखो और 2021 का फॉरेस्ट कवर देखो तो ये थोड़ा सा गिरा है, राइट, ठीक है। बाकी वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है, ओपन फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है, और टोटल फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है। बाकी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है 10 साल के बीच में, राइट। अब आगे चलते हैं, फॉरेस्ट सब समझ गए। फिर तुम्हारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो आया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आया 2021 में, उसने बोला कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको फेज आउट कर लेते हैं। फिर तुम्हारा एक हमने पढ़ा था एनवायरमेंट में कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्लास्टिक वगैरह में भी इंक्लूड किया गया। फिर जो कंपाइलेंस स्टेटस है GPI की, जो ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं गंगा वाले रीजन में, वहां पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और कंपाइलेंस स्टेटस मतलब समझ रहे हो ना कि जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स है, तो उसको जो ये इंडस्ट्रीज है कितना ज्यादा इसको इन रूल्स को मान रही हैं, कितना ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज है उसमें भी तुमको रिडक्शन देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर का जो है as a part of national statement delivered on the 26th conference of party in Glasgow, प्राइम मिनिस्टर का जो ग्लासगो में स्पीच है वहां पे हमने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स वगैरह को अनाउंस किया जिसको हम 2030 तक अचीव करेंगे।
फिर अब बात करते हैं फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बातें तो ठीक है बट थोड़ा सा मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंस के सेक्टर में भी देख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम एनजीएफएस याद रखना कि ये एक नेटवर्क है फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको आरबीआई ने ज्वाइन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीआई ने एक नया यूनिट सेटअप किया है जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, जो क्या करेगा, जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वाले रीजन में, सेक्टर में क्या करेगा, लेंडिंग वगैरह को रेगुलेट करेगा। फिर उसके बाद हमने एक टास्क फोर्स बनाई है फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फिर ये आरबीआई वाली बात बता दी मैंने। फिर जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसको आरबीआई ने क्या किया है, ईज कर दिया है, उसको लिबरलाइज कर दिया है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज है उनको बाहर से फाइनेंस उठाने में दिक्कत ना हो, जैसे ग्रीन बॉन्ड या सस्टेनेबल बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट है तुम्हारा आरबीआई के पास एक मेंबर भी है, मतलब आरबीआई मेंबर है किसकी, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क, जिसको बसल कमेटी ने, बीसीबीएस तुम ध्यान से उसको सुनते होगे कई बार न्यूज में, बेसल कमेटी, बेसल नॉर्म सुनते हो ना, तो वही बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने एक टास्क फोर्स बनाया है क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क पे, जिसका आरबीआई भी मेंबर है। फिर सेबी की बात करोगे तो सेबी ने भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है उसको इशू किया है, किसके हिसाब से, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिप्लेस करेगा किसको, बीआरआर। पहले जो बीआरआर था हमारे पास, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट था, नाउ वी विल रिप्लेस इट, मतलब सेबी विल रिप्लेस इट विथ बीआरएसआर, यानी बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो हमने सेबी का रोल देखा, आरबीआई का रोल देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल देखा कि कैसे टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस बनाया गया है। बड़ा मेंस में अगर क्लास होती ना, मैं तुमको बताता कैसे सजा सजा के लिखना था और एग्जामिनर को मजबूर करना था कि 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट थीम के आसपास, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, मतलब एग्रीकल्चर और फूड के बारे में देखते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका ग्रोथ हमने देखा 3.9% के आसपास हुआ है, बट एग्रीकल्चर में भी अगर प्रिसाइज होकर बात करोगे तो जो अलाइड सेक्टर है, जैसे लाइव स्टॉक है, डेयरिंग है, फिशरीज है, ये मेजर ड्राइवर हुए हैं, मतलब इन्होंने इस सेक्टर को और रेजिलिएंट बनाया है। जो जीसीएफ है एग्रीकल्चर में, यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये फ्लक्चुएटिंग रहा है। अब फ्लक्चुएटिंग होने के पीछे रीजन 2-3 है। एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहा है एग्रीकल्चर में, दूसरा मॉनसून वगैरह भी तो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। बट जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सर्वे की बताई है तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑयल सीड है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है सिंस 2016-17। एग्जामिनर पूछेगा पिछले 4 साल से, अब तो 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से जो तुम्हारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, तुमको कहना है यस सर। तो जो शुगर का प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से हमेशा ऊपर रहा है एक्सेप्ट 1 साल बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज बी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो जो अगर जो मैं आपसे बात कर रहा था इसके पहले कि इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है, जैसे पैडी, जैसे वीट, जैसे शुगर केन, और इसके साथ साथ अपन ये शुगर केन, पैडी और वीट तो छोड़ दो, इस पे तो अपन इसको तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज एक्सपोर्ट करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। रीजन क्यों? क्योंकि जब आप ये सारे पौधे उगाते हो ना, और जब आप अनसस्टेनेबल मैनर में उगाते हो कि हर साल शुगर केन ही लगा रहे हो, हर साल पैडी ही लगा रहे हो, नॉर्दर्न इंडिया या कोस्टल उड़ीसा वगैरह में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पैडी की, जहाँ पे वीट नहीं, क्या बोलते हैं, पैडी को, राइस की 3-3 सीजन क्रॉप्स होती हैं। तुम सोच के देखो कितना प्रेशर पड़ता है ग्राउंड वाटर पे, राइट। तो ये बात याद रखोगे ऑयल सीड वाली कि 4-5 साल से लगातार प्रोडक्शन इंक्रीज है, और शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से हमेशा ऊपर रहा है पिछले 1 दशक में एक्सेप्ट 2016-17। तो अब हमें क्या करना है? अब मैंने जो तुमको समस्या बताई इंडियन एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे डिपेंडेंस है, तो उसके लिए आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। ऑयल सीड पे फोकस करो, पल्सेस पे करो, हॉर्टिकल्चर पे करो, और जो कोर इश्यूज है इरिगेशन वगैरह के उसको इशू करो। इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो। जो क्रेडिट और मार्केट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। जो फ्रैगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग की, तो हम सबको पता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि ऐसे टेक्नोलॉजी को
ऐसे टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। गवर्नमेंट की अगर बात करोगे तो गवर्नमेंट अपने तरफ से एफर्ट डाल रही है, जैसे उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, राइट। तो ये डाटा वगैरह आप समझ गए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप यूज कर सकते हो टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये मीन्स वगैरह में अपन आंसर लिखते थे कि इंडिया में राइस बहुत ज्यादा उगाते हैं, राइस से बचने के लिए क्या करें। तो सबसे मतलब टॉप 2-3 पॉइंट जब लिखते थे ना, तो वो भी लिखते थे कि राइस की जो एमएसपी है उसको थोड़ी सी कम रखी जाए, बाकी जो मतलब मोटे अनाज है उनको, पल्सेस वगैरह को, ऑयलसीड वगैरह को, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसका एमएसपी ज्यादा कर दिया जाए। तो जो आगे डाटा ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हुआ है वो कह रहा है कि क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया कितने से, 22.6% से। और जो अलाइड सेक्टर है जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, राइट। तो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है अगर आप बात करोगे तो उसका CAGR जो है 8.15% है, मतलब 8.15% से ये ग्रो कर रहा है। और एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड अकाउंटिंग अगर बात करोगे तो इनकी इनकम भी 15% के स्टेबल रही है, राइट। तो लाइव स्टॉक इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर किसान ना। जैसे फार्मिंग को अगर डाइवर्सिफाई करना है तो केवल आप क्रॉप्स पे न रहो, लाइफ स्टॉक भी हो। जैसे देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट हैज बीन ए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम अक्रॉस ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ देयर एवरेज मंथली इनकम। जैसे 15% अगर उनका मंथली इनकम जो है वो कहाँ से आ रहा है, लाइव स्टॉक सेक्टर से आ रहा है। इसको थोड़ा सा और साइंटिफिकली अगर करोगे, इसको थोड़ा सा और कम्युनिटी फार्मिंग वगैरह प्रमोट करोगे और कोऑपरेटिव वगैरह को और स्ट्रेंथन करोगे ना, तो तुमको देखने को मिलेगा कि लाइव स्टॉक सेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखो तो जीबी अगर बात करोगे तो बस एक बात बताना चाहूंगा, कंटिन्यूअस नहीं है। 12.2 था 2012 में, 18.2 था, उसके बाद 18.6 पहुंचा, फिर 18.2, फिर 17, फिर 18, फिर 18.3, फिर 17.6, फिर 18.4, फिर 20.2 पहुंचा, फिर 18.8 पहुंचा। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, देख के आप अंदाजा लगाओगे कि जीवीए हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है। रीजन क्या है सर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। और दूसरा ये बात है मॉनसून पे ओवर डिपेंडेंस है। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज भी बात किया, क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज पे बात किया। इसलिए जो जीवी है एग्रीकल्चर का, ये हमेशा हिलता डुलटा आपको मिलेगा। तो इंडिया जो है वो आपको पता है कि दुनिया की लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रही है। हमारे पास जो अभी मोदी जी ने अनाउंस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंदर उसको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसको और स्ट्रेंथन किया गया और फूड सिक्योरिटी नेटवर्क को अपन और ज्यादा इंप्रूव करने पे जोर दे रहे हैं। 8वां चैप्टर है तुम्हारे पर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसमें क्या, इसका चैप्टर का थीम अगर देखो तो सबसे पहले हम इकोनॉमी को अनलॉक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड पहुंचा दिए, डिमांड, कंज्यूमर का डिमांड बढ़ रहा है, पॉलिसी सपोर्ट है, मतलब ऐसे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं जो इंडिया को कैसा बनाए, आत्मनिर्भर भारत वगैरह वाली बात, इंडस्ट्रीज को प्रमोट वगैरह करें और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके परफॉर्मेंस को अपटर्न किया जाए, ठीक है। तो हमने 2-3 चीजें देखा, जैसे जो IIP है तुम्हारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह, इसमें ग्रोथ वगैरह देखने को मिल रही है। FDI इन्फ्लोज वगैरह जो है ये भी इंप्रूव है। और थोड़ा सा चलते हैं आगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जिसको 2-3 चीजों में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया गया था, फिर टेक्सटाइल में किया गया, अब तो फार्मास्यूटिकल वगैरह में भी इसको ला दिया गया है। तो PLI स्कीम जो है इसने एक कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम किया है और डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस किया है, राइट। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम करने की बात हो रही है, जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए बात हो रही है और गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज के साथ जो पेस ऑफ रिकवरी है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे तुम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान वगैरह देखो, तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमिक हार्डवेयर सेक्टर को और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला रही है, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स ला रही है, कहां पे, टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये
डायग्राम देखो, हमने सीधे से डाटा उठा लिया है। और इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री को अगर आप जीबीए वगैरह देखोगे तो ये जीबीए आपके सामने आ गई, ये भी हमेशा ऊपर नीचे रहा है, ऐसा वैसा कुछ कांस्टेंट सा पैटर्न नहीं रहा। मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग ये वाली स्लैब है, राइट। तो दिस मतलब एक बात है बस याद रखना कि जीवीए जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये हमेशा ऊपर नीचे रही है। आईआईपी जो है, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह कहते हैं, ये इंक्रीज कर गई है 17.4% से। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंडियन रेलवे ने, वो भी बढ़ाया है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। और फिर अगर बात करोगे रोड कंस्ट्रक्शन, तो तुम नितिन गडकरी को हमेशा सुनते होगे। अपन कितना बना रहे हैं अब, 36.5 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। पहले कितना बनाते थे, एक साल पहले अपन बनाते थे 28 किलोमीटर। और फिर जो नेट प्रॉफिट टू सेल का रेशियो है कॉर्पोरेट्स वगैरह के, ये ऑल टाइम हाई चला गया 10.6% पे। और फिर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके लिए मैंने आपको बोला, इसने तुम्हारे फिजिकल और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करने की बातें हो रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव कर रहे हैं, पेस ऑफ रिकवरी को और ज्यादा अपन प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं। जो तुम एफडीआई की बात अगर करोगे तो एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में अलाउ कर दिया गया 74% तक थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। इंश्योरेंस में 49 से 74 कर दिया गया अंडर ऑटोमेटिक रूट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% है टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूल के द्वारा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिक रूल के द्वारा। पेट्रोलियम में भी 100% है, राइट। और गवर्नमेंट ने आपको पता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, पीएसयू वगैरह के, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आईआईपी की बात करोगे तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको एनएसओ निकालता है, एवरी मंथ आता है। और ये तुमको बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट है उनको बताता है, ठीक है। 6 वीक का जो डाटा होता है वो लैग करता है। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई चीज पब्लिश हुआ तो उसका डाटा तो पहले का ही होगा ना। बेस ईयर 2011-12 है, तो 2-3 बातें याद रखना। बेस ईयर 2011-12 6 वीक्स पीछे चलता है, एनएसओ निकालती है, वेरियस सेक्टर में पर मंथ आती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 9 जो बेटा वो सर्विसेज के बारे में तुम जान जाओ। जो जीबीए थी सर्विसेज की वो इंडस्ट्रीज के बाद नेक्स्ट थी, 8.2% रही है। जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल हुआ है और जो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग हुआ है, ये रिड्यूस कर गई है 75% से। 2020-21 में रीजन क्या था? वही कोविड का बहाना। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, यूएस और चाइना के बाद। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया 35 रैंक पे चली गई है, आज के 35 रैंक प्लस चला गया है, आज उसका रैंक 46 है, ठीक है। और जो आईटी बीपीएम है उसकी रेवेन्यू ग्रो की 2.26% से। एम्प्लॉयज का नंबर कितना? 1.38। जो नंबर ऑफ पेटेंट फील किए गए हैं इंडिया में वो इंक्रीज हो गए हैं अचानक से 20,000 के आसपास, ठीक है, 20,000 के आसपास इंक्रीज हो गए हैं। पेटेंट का जो परमिशन, मतलब पेटेंट जो ग्रांट किया जा रहा था वो भी इंक्रीज कर गया है। 7,000 पहले पेटेंट ग्रांट किया जा रहा था, अब कितना कर गया है 10 साल के अंदर? 28,391। जीबी अगर सर्विस सेक्टर का देखोगे तो प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर चला गया है, बट जो सर्टेन सेक्टर है जैसे ट्रेड ट्रांसपोर्ट वो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल के नीचे है। जो जीबीए सेक्टर वो 8.2 से ग्रो करेगा इस साल। और जो अप्रैल दिसंबर 2021 की बात है, रेल फ्राइट अगर बात करोगे तो ये प्री पैंडेमिक लेवल को ऊपर चला गया है। एयर फ्राइट जो है और पोर्ट ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास है। जो डोमेस्टिक एयर और रेल पैसेंजर वगैरह की बात करोगे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और ठीक है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव को कंपेयर किया जा रहा है। जो वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अपन रिसेंटली कहां पहुंचे? 3.5 के आसपास है, हाँ, मतलब 4% के आसपास हमारा शेयर है वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। सर्विसेज एक्सपोर्ट में कितना? 4% के आसपास। और अगर सर्विस सेक्टर को आप बताया मैंने कि कितना एफडीआई कितना 16.7
बिलियन एफडीआई आया। इंडिया का जो 54% एफडीआई है वो कहाँ आया? सर्विस सेक्टर में आया। आईटी बीपीएम जो है इसकी जो रेवेन्यू है वो 194 बिलियन पहुंच गई है। एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया 1.38 लाख एम्प्लॉय को इंक्लूड किया जा रहा है। जो रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्विस सेक्टर में वो ये है, टेलीकॉम रेगुलेशंस को रिमूव कर दिया, उसके बाद स्पेस सेक्टर को खोल दिया, फिर उसके बाद जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी को अपनाया गया पोर्ट के लिए, शिपिंग के लिए, वाटरवेज के लिए। पेटेंट वाली जो बात हमने देखी कि पेटेंट में पहले कितना था, 39,000 था ना, 39,000 2010 के आसपास फिल किया जा रहा था और अब कितना हो गया 58,502। फिर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर गया है। अगर आप मार्च की बात करोगे तो, मार्च 2021 की बात करोगे तो, मार्च वाले क्वार्टर की बात करोगे तो, और जो ग्लोबल डिमांड है वो स्ट्रेंथन होने के पीछे रीजन क्या है? अपना वही इंटरनेशनल जो सॉफ्टवेयर एंड आईटी एक्सपोर्ट है उसका। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम वाली बात हमने कर ली है। इंडिया के पास जो आज के टाइम में वो जो स्टार्टअप्स है वो 14,000 है, 14,000 है। पहले कितने थे? 733 थे। देखा 4 साल में पता नहीं कितना टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट 200 टाइम्स हो गया ना, ये तो मतलब 200 टाइम्स हो गया। फिर जो 44 इंडिया के स्टार्टअप है उनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है और उनमें से 83 जो है वो सर्विसेज सेक्टर। उसमें एक सेकंड थोड़ा सा रुको। जैसे जो 44 स्टार्टअप है तुम्हारे, यूनिकॉर्न स्टेटस इनको मिला है कब? 2021 में, टेकिंग द ओवरऑल टैली ऑफ यूनिकॉर्न टू 83 के आसपास हो गया है। आज के टाइम में अगर यूनिकॉर्न देखोगे तो कितना हो गया है? 83। और इसमें से 44 कब थे? केवल और केवल तो इस साल थे। और मैक्सिमम इसमें आपको पता होगा कि सर्विस सेक्टर में था, राइट? तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपसे, ये स्टार्टअप वाली बात मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इस साल यानी 2021 में, जिस साल की इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है, तो कितनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न दिया गया? 44 इंडियन स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया। और फिर अब टोटल यूनिकॉर्न कितना हो गया इंडिया में? 83 हो गया। और इसमें से मैक्सिमम कौन से सेक्टर में होगा? सर्विस सेक्टर में था। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो वीपो निकालता है, किसके साथ मिलके? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड के साथ। ये हमारी इनोवेशन पे फोकस करती है, इनोवेटिव कैपेसिटी के बारे में बताती है। 131 इकोनॉमीज पे 80 इंडिकेटर को यूज करती है। अब 80 इंडिकेटर की बातें हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंडिकेटर्स इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर देखना इसको वीपो निकालती है। तो जीआईआई कौन निकालती है? डब्ल्यूआईपीओ निकालती है। लास्ट चैप्टर आपके सामने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो चैप्टर का थीम है वो ये बता रहा है कि हम कोविड के दौरान हमारा एम क्या था? हमने मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया और हमारा काम ये था कि सोशल लाइफ को सेव किया जाए, लिवलीहुड को सेव किया जाए इस क्राइसिस के दौरान। बारबेल स्ट्रेटेजी याद है ना? फिर इंडिया का जो हेल्थ रिस्पॉन्स था कोविड के टाइम में, उसमें अपन फोकस किस पे किए? वैक्सीन स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। कोविड टेस्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, डेवलपमेंट ऑफ एंटी कोविड ड्रग्स, इन सारे चीजों पे हमने फोकस किया। जो सोशल सर्विसेज थे जैसे हेल्थ एजुकेशन पे भी जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज किया, ठीक है। और जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर था, यार मतलब थोड़ी तो शर्म लगती है ये बात कहने में कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव तो किया गया, बट फैक्ट ये है कि स्कूल की जो स्थिति है रियलिटी में वो बहुत अलग है। मैं गुजरात की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे स्कूल बंद भी हो गए हैं। खैर, नन ऑफ आवर बिजनेस। जो इकोनॉमिक सर्वे वो कह रहा है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया और जो स्कूल एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है और जो ड्रॉप आउट है वो डिक्लाइन हुआ है। जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने लोग एनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, वो इंक्रीज कर गया है 27.1% तक। जो फंड था मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अंदर, उसको इंक्रीज किया गया है। इन डिटेल चीजों को देखें अगर तो 57.94 करोड़ डोजेस कोविड-19 की है और बाकी 91 करोड़ के आसपास जो तुम्हारा है ये फर्स्ट डोज है और 66 जो है वो तुम्हारा सेकेंड डोज है। इकोनॉमी की रिवाइवल की बातें, इकोनॉमिक इंडिकेटर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की बातें, प्री पेंडेमिक लेवल पे चीजों को लाने की बातें वगैरह इकोनॉमी में कही जा रही है। अगर तुम PLFS देखोगे यानी पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे देखोगे, डाटा मार्च 2021 का, तो कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है अर्बन सेक्टर में वो पेंडेमिक के द्वारा अफेक्टेड है। और जो EPFO का डाटा कह रहा है कि फॉर्मलाइज किया जाए जॉब्स वगैरह को, ठीक है।
फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द सेकंड कोविड वेव। सेकंड कोविड वेव के दौरान भी जो फॉर्मलाइजेशन था जॉब्स का उसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। और जो पहला कोविड वेव था और दूसरे कोविड वेव का था, तो हमने देखा पहले कोविड वेव में तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था। अगर एक्सपेंडिचर देखोगे सोशल सर्विसेज में सेंटर और स्टेट के द्वारा, तो वो कितना हो गया है, 8.6 हो गया है। पहले कितना हुआ करता था, 6.2 हुआ करता था। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दो चार बातें कहती है। जो TFR है वो स्लो हो गया है, मतलब वो 2 हो गया है। पहले कितना था, 2.2 था। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज होने की तरफ जा रहा है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मतलब अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है, और जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है हैव इम्प्रूव्ड इन 2019-21 ओवर 15-16 का जो डाटा है। तो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अपन बेहतर काम कर रहे हैं। हेल्थ पे तो जो चीजें हैं वो बेहतर हुई हैं, स्पेशली IMR है, या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, या हॉस्पिटलाइज्ड बर्थ मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो बर्थ होता है। कल मैं जब PYQ डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ वगैरह, आशा दीदी का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये चीजें डिस्कस की थी। फिर 83 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुकी हैं इंडिया में। अब मनरेगा में मैंने बताया कि हमने फंड इंक्रीज कर दिया है। फंड इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है अब उसको थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि उसको रूरल अर्बन माइग्रेशन वगैरह से भी मनरेगा वगैरह रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको इन डिटेल बताया था। टॉपिक नंबर जो 11 है, चैप्टर 11, वो कह रहा है ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी। अब देखो, डाटा इज द न्यू गोल्ड ये कहा जा रहा है। मैं एक बार लिख दूं, डाटा इज न्यू गोल्ड। देखो प्रॉब्लम समझो, अगर तुमको किसी भी सेक्टर को इंप्रूव करना है तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो डाटा है। डाटा तुम्हारे पास सही मिलना चाहिए। पिक्चर क्लैरिटी अगर क्लियर हो, डाटा अगर तुम्हारे पास क्लियर हो, तो तुम वहां पे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो न्यू फॉर्म ऑफ डाटा एंड द इंफॉर्मेशन फॉर ट्रैकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट थीम, जो मैंने आपको बताई। और यहाँ पे जियो स्पेशियल डाटा, कार्टोग्राफिक टेक्निक वगैरह के बारे में बातें हो रही है, और ये आपको हेल्प करती है डाटा को समझने में, देखने में। एट द सेम टाइम आपको ट्रेंड, रिलेशन और पैटर्न्स के बारे में भी बताती है। जो कार्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी है ये आपको बेटर रिप्रेजेंट करके दे सकती है इंफॉर्मेशन की। जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे कि मुझे सारे के सारे मिनरल्स दिखा दो, तो तुम क्या करोगे, PDF बना के लाओगे और वहां पे लिख दोगे इस स्टेट में ये मिनरल्स मिलती है। बट मैं क्या करूंगा, मैप्स की हेल्प से मैं तुमको बता दूंगा कि सर गोल्ड यहाँ पे, आयरन स्टील वगैरह यहाँ पे, माइका वगैरह यहाँ पे, ठीक है, कोल वगैरह यहाँ पे, आप थोड़ा देख लो। तो मैप जो है वो बेटर रिप्रेजेंटेशन अलाउ करती है, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वगैरह वो देख लेते हैं कि जो नेशनल हाईवे नेटवर्क का लेंथ है वो कितना हो गया है, वो कितना हो गया, 1.4 लाख किलोमीटर हो गया। 1.4 लाख किलोमीटर हो गया अगस्त 2021 में। पहले कितना था, 71,772 2011 में। जो एयरपोर्ट है वो 130 हो गए हैं, 10 साल पहले 62 थे। कमर्शियल बैंक के जो ब्रांच है वो 1.2 है, पहले कितने थे, 1.2 लाख हैं, पहले कितने थे, 74,000 के आसपास थे। नेट सोन एरिया पहले 15 मिलियन हेक्टेयर था, अब कितना चला गया, 1-2, ये थोड़ा सा इधर, ठीक है, तो 15 मिलियन हेक्टेयर के आसपास चला गया है। ये 12.74 होना चाहिए, यहाँ पे टाइपो हो गया होगा, ठीक है, इनसे मिस्टेक हो गई होगी, ये 12.74 होना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। इकोनॉमिक सर्वे समाप्त, राइट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इस तरह से हमारा जो भी पूरा इकोनॉमिक्स था वो कंप्लीट हो गया, राइट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। तुम्हारे जो भी डाउट होंगे तुम अपने रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे पूछ लेना, वी विल ट्राई टू एड्रेस दिस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।